जेडीयू ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने सांसद गिरधारी यादव की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की है। गिरधारी यादव पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। हालांकि गिरधारी यादव ने आरोपों को नकार दिया और कहा कि लोकसभा स्पीकर से जब नोटिस आएगा तो जवाब दूंगा। गिरिधारी यादव बांका से जेडीयू के सांसद हैं। जेडीयू की ओर से स्पीकर को पत्र लिखकर अपने ही सांसद गिरिधारी यादव की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की गई है। गिरिधारी यादव पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। मुझे लगता है इससे पहले भी जो उनका लाइन सब रहा है, एसआईआर पर भी इतना बड़ा चुनाव हुआ बिहार में और एक कंप्लेन चुनाव पर नहीं हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव को 1,03,000 वोटों से हराकर गिरिधारी यादव बांका से जेडीयू के सांसद बने थे। लेकिन महज 2 साल बाद उसी जेडीयू ने गिरिधारी यादव पर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगाया है। लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामैत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर गिरिधारी यादव की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग की और इसके लिए औपचारिक पत्र भी उन्हें सौंपा है। राजद का कैंडिडेट था और एनडीए के कैंडिडेट के विरुद्ध में उन्होंने प्रचार किया और अपने पुत्र के फेवर में उन्होंने प्रचार करने का काम किया। गिरिधारी यादव पर आरोप है कि उन्होंने 2025 के चुनाव में बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन को आरजेडी के टिकट पर बांका के बेलहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़वाया और पुत्र मोह में पार्टी के विरोध में जाकर आरजेडी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। उसके आधार पर जो साक्ष्य मिले थे, उन साक्ष्यों के आधार पर जो हमारे संसदीय दल के नेता हैं दिलेश्वर कामत जी ने आवेदन दिया है। हालांकि गिरिधारी यादव ने आरोपों को नकार दिया है और कहा है कि लोकसभा स्पीकर से जब नोटिस आएगा तो जवाब दूंगा। के लिए आपने प्रचार किया। बेटा सबका स्वतंत्र है, मेरा बेटा बालिग है, ऐसा कोई नाबालिग थोड़े उसको लेकर साथ साथ चलेंगे। वो स्वतंत्र है, उसमें क्या, लोकतंत्र में स्वतंत्र है। इसमें गिरिधारी यादव पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर जेडीयू की ओर से सदस्यता खत्म करने की मांग पर आरजेडी सांसद मीसा भारती कहती हैं कि ये जेडीयू का अंदरूनी मसला है। वैसे गिरिधारी यादव का लड़का वयस्क है और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो बहुत सारे बिहार में नेता हैं जो आरजेडी के लिए प्रचार कर रहे थे, एनडीए के बहुत सारे नेता हैं। आप कहेंगे तो लिस्ट जारी अगले बार हम कर देंगे। जबकि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बेटे के लिए प्रचार करना गलत नहीं, उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। नहीं, मैं कहीं और गए हों तो जरूर उनको बताना चाहिए। यदि बेटे के लिए गए हों तो ये गलत नहीं हो। गिरिधारी यादव को पहले ही पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी कर अगले 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया था। लेकिन अब मामला सिर्फ नोटिस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे उनकी संसदीय सदस्यता पर खतरे की तलवार लटक गई। सबकी नजर गिरिधारी यादव के जवाब और स्पीकर के फैसले पर टिकी है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बिजली का बिल पूरे दिन एक जैसा नहीं रहेगा, बल्कि समय के अनुसार तय होगा। नए फैसले के तहत दिन में बिजली आपको सस्ती मिलेगी और शाम के पीक आवर में महंगी हो जाएगी। ये व्यवस्था खासतौर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं पर लागू होगी और धीरे धीरे बड़े लोड वाले अन्य उपभोक्ताओं पर भी प्रभाव डालेगी। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में 125 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ उठा रहे लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बिजली का बिल पूरे दिन एक जैसा नहीं रहेगा, बल्कि समय के अनुसार तय होगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनियों की याचिका स्वीकार कर ली है, जिसके मुताबिक कंज्यूमर्स के लिए अब टाइम ऑफ डे यानी टीओडी टैरिफ लागू होगा। 1 अप्रैल 2026 से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे 87 लाख से ज्यादा घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली खपत का समय तय करेगा कि बिल कितना आएगा। बिजली बिल के नए नियम के मुताबिक दिन में सस्ती, रात में बिजली महंगी होगी। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक
80% राशि चुकानी होगी, जबकि शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक 120% की राशि चुकानी होगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 110% की राशि होगी, जबकि रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक राशि सामान्य रहने वाली है। पीक आवर में घरेलू उपभोक्ताओं से 10% ज्यादा शुल्क वसूला जाएगा। पीक आवर में गैर घरेलू उपभोक्ताओं से 20% ज्यादा शुल्क लिया जाएगा। हालांकि कृषि कनेक्शन नए बिजली नियम से बाहर होंगे। टाइम ऑफ डे टैरिफ व्यवस्था को लागू करने का मकसद उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग का समय बदलने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि पीक आवर में लोड कम किया जा सके। ऊर्जा विभाग का मानना है कि दिन के समय खासकर सोलर ऊर्जा की उपलब्धता ज्यादा होती है, जिससे बिजली उत्पादन सस्ता पड़ता है, इसलिए दिन में दर कम रखी गई। वहीं शाम के समय मांग बढ़ने के कारण दरें बढ़ाई गई हैं, ताकि उपभोक्ता अपनी खपत को संतुलित करें। बता दें, बिहार में 2 करोड़ 21 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। सरकार के नए फैसले का असर इन लाखों परिवारों पर पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार राज्य बिजली विनियामक आयोग ने अपने 19 मार्च के फैसले में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को ₹1.53 प्रति यूनिट सस्ती बिजली देने का फैसला लिया है। 2 स्लैब से 1 स्लैब पर शहरी घरेलू दर ₹1.53 और ग्रामीण कॉमर्शियल 42 पैसे और शहरी कॉमर्शियल ₹1.20 प्रति यूनिट दर कम हुआ है। ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 27 लाख है। ग्रामीण क्षेत्र में पहले से 1 स्लैब है, जिसकी वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और सभी फैसले 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगे। आसान भाषा में इसे समझे तो अब बिजली दर में 2 स्लैब की जगह 1 ही स्लैब होगा। बिजली का नया दर ₹7.42 प्रति यूनिट हो गया है। सरकार का वर्तमान अनुदान ₹3.30 प्रति यूनिट मिल रहा है। ऐसे में बिजली ₹4.12 प्रति यूनिट आपको मिलेगी। बढ़ते आगे और रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बिहार एनडीए सांसदों का दिल्ली में डिनर होना है। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर के आवास पर डिनर का आयोजन होगा। इस डिनर में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी डिनर में शामिल। दिल्ली स्थित आवास पर एनडीए नेताओं की ये जुटान। कई सांसद और नेता डिनर में मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं और न्यूज 18 संवाददाता अमितेश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, क्या कुछ अपडेट, कौन कौन से और नेताओं के पहुंचने की खबर है? दिल्ली में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर के आवास पर डिनर का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार के एनडीए के सभी सांसद इसमें शामिल होंगे। अभी संजय झा और ललन सिंह पहुंचे हैं। इसके अलावा और भी सांसद, दूसरी पार्टी के भी सांसद जो कि एनडीए के घटक दल हैं, उनके सांसद आने शुरू हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सब एक सांसद जुटेंगे एनडीए के, बिहार एनडीए के, और एक गेट टुगेदर यहाँ पर होगा। तो जब सभी सांसद बैठते हैं तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल मुद्दे पे भी चर्चा जरूर होती है जब सभी लोग जुड़ते हैं। लेकिन अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब भी संसद का सत्र चल रहा होता है तो जेडीयू के संसदीय दल की बैठक हो जाती है, डिनर पर जुट जाते हैं सभी सांसद, या कभी एनडीए के सभी सांसदों को भी बुलाया जाता है। तो उसी कड़ी में देखा जा रहा है। और खासतौर से रामनाथ ठाकुर, जो कि एक बार फिर से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, पहले से केंद्र में मंत्री हैं, राज्यसभा के सांसद थे और लगातार तीसरी बार उनका चुनाव भी हुआ है। तो उस लिहाज से उनके यहाँ इस रात्रि भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम नेता पहुंचने शुरू हो गए हैं। ठीक है अमितेश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अगली खबर की। पत्नी के साथ चल रहे तलाक केस में भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह आरा के फैमिली कोर्ट में पेश हुए, जबकि ज्योति सिंह कोर्ट में नहीं पहुंची, जिसकी वजह से जज ने सुनवाई के लिए अगली तारीख दी है। पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार, जिसकी एक झलक पाने को फैंस बेताब रहते हैं। पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों का ऐसा सुपरस्टार जिसको बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाती है। पवन सिंह की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो जहां जहां चुनाव प्रचार करने गए, रोड शो किया,
वहां पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने में पसीने छूट गए। लेकिन पवन सिंह जितने पॉपुलर हैं उतने ही विवादित भी। पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे तलाक केस में बुधवार को पवन सिंह आरा के फैमिली कोर्ट पहुंचे, जहां इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर फैंस की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। पवन सिंह करीब 40 मिनट से ज्यादा समय तक कोर्ट में रहने के बाद बाहर निकले। सुनवाई के दौरान पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह कोर्ट नहीं पहुंची, जिसकी वजह से जज ने अगली तारीख मुकर्रर कर दी। इस मामले में 11 फरवरी को भी सुनवाई हुई थी। तब ज्योति सिंह कोर्ट पहुंची थी, लेकिन पवन सिंह बीमारी का हवाला देकर नहीं पहुंचे थे। बता दें कि 6 मार्च 2008 को भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी उत्तर प्रदेश के बलिया के एक होटल में हुई थी। ये पवन सिंह की दूसरी शादी थी, लेकिन विवाह के कुछ महीनों बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और बात तलाक को लेकर कोर्ट तक पहुंच गई। अब देखना होगा अगली तारीख पर दोनों पति पत्नी पहुंच पाते हैं या फिर से कोई नई तारीख मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सिवान में एक बार फिर से कानून और अपराध आमने सामने आ गए, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ ने साफ कर दिया कि अब खामोशी नहीं, सीधा जवाब मिलेगा। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। दोनों अपराधियों को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला। पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों का एनकाउंटर, कानून का वार, बदमाश लाचार। सिवान का बसंतपुर थाना क्षेत्र, लहेजी गांव, सड़कें सुनसान और भोर का समय। अचानक सुनाई दी गोलियों की तड़तड़ाहट। ये वो समय था जब बदमाश अपनी खौफनाक मंशा के साथ निकले थे। लेकिन इस बार सामने थी तैयार पुलिस। जैसे ही पुलिस ने घेरा, बदमाशों ने भागने की कोशिश की और फिर शुरू हो गई गोलियों की गूंज। पहले पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि 2 अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं। पुलिस ने आव देखा न ताव, निकल पड़े इन बदमाशों को रोकने। पुलिस को देखते ही इन बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन बिहार पुलिस के बहादुर जवान एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटे। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लग गई। कल रात को बसंतपुर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि सिसई मोड़ के आगे जाकर के कुछ अपराधी अपराध करने की नियत से वहां आने वाले हैं। इसी क्रम में बसंतपुर थाना के द्वारा बाइक चेकिंग प्रारंभ की गई। बसंतपुर थाना की गश्ती को देख करके उक्त अपराधियों ने थाना के पदाधिकारी और कर्मी सिपाही पर फायरिंग स्टार्ट कर दिया। इसी क्रम में थाना के पदाधिकारियों द्वारा कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, उनको रुकने की चेतावनी दी गई। इस क्रम में 2 लोगों को गोली लगी है। ये वही बदमाश हैं जो बेकसूरों को लूटकर परिवारों की नींद हराम करते हैं, समाज में डर फैलाते हैं, जो मासूमों की जिंदगी से खेलते हैं। अब अस्पताल के बिस्तर पर कराह रहे हैं। कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब जब सरकार कानून व्यवस्था ठीक कर रही है, प्रशासन ऑन द स्पॉट एक्शन ले रहा है, तो विपक्ष के नेता क्यों तंज कस रहे हैं? तेजस्वी यादव को सुनिए। पुलिस पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। प्रशासन का, यहाँ के सरकार का इकबाल जो है खत्म हो चुका है। कोई कंट्रोल पुलिस पे नहीं रह चुका है। अराजकता का माहौल पूरी जगह, पूरे बिहार में भरा हुआ है। सिवान की ये मुठभेड़ सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक संदेश है। जो कानून से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। बदमाशों की कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए और समाज की शांति की नई शुरुआत भी होनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे के बयान के बाद से सियासी घमासान जारी है, जिसमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की सक्रियता पर खुशी जताई और साथ ही गृह मंत्री की ओर से कड़ी कार्रवाई का दावा भी किया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने जांच के बाद कड़े एक्शन की बात कही, तो कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं होने का दावा करते हुए एनडीए पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष अपना टूर समाप्त कर करके अपने दायित्व का निर्वहन करने आए हैं
और प्रतिपक्ष को घूमना ही चाहिए, जनता के समस्याओं के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे गृह मंत्री जी बहुत बारीकी से इस तरह के घटनाओं पर एक्शन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो भी उनकी शिकायत होगी उसका समाधान भी होगा। दोनों पक्ष की ओर से जो भी सत्य है दोनों का अनुसंधान किया जाएगा। आपके बयान और आपके ट्वीट की प्रतीक्षा माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार में नहीं होती है। अपराध करोगे, चाहे पुलिस वाला रहो, चाहे सामान्य नागरिक रहो, रसूखदार रहो, कानूनन कार्रवाई विधि सम्मत होगा। मुख्यमंत्री मिलिए नहीं रहा है। अगर कोई सरकार है तो लोग आके बता दे कि अगला मुख्यमंत्री कौन है। इस मुख्यमंत्री को तो ठिकाना लगा दिया, चिड़ियाखाना से एक बच्चा को लाके डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। बिहार को नीतीश कुमार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बर्बाद करके रख दिया है। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। वैशाली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां जिला खनन कार्यालय में निगरानी विभाग ने छापेमारी की है। डेटा एंट्री ऑपरेटर और चपरासी गिरफ्तार किया गया है। 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए हैं। निगरानी टीम ने ट्रैप कर कार्रवाई की है। पूछताछ के लिए दोनों को साथ लेकर अपना टीम गई हुई है। छापेमारी के बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको वैशाली से बता रहे हैं, 50,000 घूस लेते गिरफ्तारी हुई है। निगरानी टीम ने ट्रैप करके ये पूरी कार्रवाई की, जिसमें निगरानी को बड़ी सफलता मिली है। निगरानी विभाग ने छापेमारी कर ये कार्रवाई की है। जिला खनन कार्यालय में रेड किया गया। रोहतास से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम और रईसजादों के बेलगाम अहंकार पर बड़ा सवाल है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को कुचल दिया और 2 जिंदगियां सड़क पर ही खत्म हो गई। अब सवाल ये, क्या रईसजादों के लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं बची? रोहतास में रफ्तार का कहर, कार की बाइक सवार को टक्कर, सड़क पर रईसजादों का आतंक, 2 जिंदगियां सड़क पर खत्म। रोहतास, जहां सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं मौत का मैदान बन चुकी है। ये सड़क, ये खून के निशान और ये बिखरी हुई बाइक गवाही दे रही है उस खौफनाक मंजर की जब रफ्तार ने इंसानियत को रौंद दिया। दरिहट थाना क्षेत्र डेहरी विक्रमगंज मार्ग भरकुड़िया गांव के पास 3 युवक बाइक पर घर लौट रहे थे। अचानक तेज रफ्तार कार ने उन्हें कुचल दिया। बाइक 50 मीटर तक घसीटी गई। विकास कुमार और रुस्तम अंसारी दोनों की जान चली गई। तीसरा साथी गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में जूझ रहा है। अभी यहाँ तेज गाड़ी आ रहा था, थार डेहरी तरफ से, और 3 सवार बाइक थे जो भरकुड़िया के निवासी थे। इतना तेज था थार गाड़ी, चपेट में तीनों आ गए। ये कोई साधारण हादसा नहीं, ये रईसजादों का आतंक है, जिनके पास पैसे हैं, गाड़ी है, रुतबा है, लेकिन जिम्मेदारी का जरा भी एहसास नहीं। सड़क उनके लिए खेल का मैदान है और आम आदमी की जान उनकी रफ्तार की कीमत। एक माँ का बेटा कभी नहीं लौटेगा, एक बाप का सहारा चला गया, एक भाई की हिम्मत उससे रूठ गई। दरिया खाने से भरकुड़िया में एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, उसमें एक मेरा भाई था। हाँ, 2 आदमी को एक्सपायर डेट कर दिया, एक रास्ते में हो गया, तो वहीं एक्सपायर डेट हो गया। अच्छा, एक घायल है। दोनों मृतक का नाम है जिनका मौत हुआ है? मौत हुआ, एक का नाम है विकास। हाँ, एक का नाम है रुस्तम अंसारी। कब तक चलेगा ये रईसजादों का राज? कब तक लग्जरी गाड़ियां सड़कों पर मौत बिखेरती रहेंगी? कब तक पुलिस सिर्फ गाड़ी जब्त करके चुप हो जाएगी? अब बस बहुत हो गया। सड़कें आम लोगों की भी है। रफ्तार से पहले इंसानियत याद रखो, क्योंकि हर कार और हर बाइक के पीछे एक परिवार है। रोहतास की सड़क आज सिर्फ हादसे की नहीं बल्कि रईसजादों के आतंक की गवाह बन गई है। अब देखना ये है, क्या इस बार इंसाफ होगा या फिर ये भी एक और फाइल बनकर रह जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए रोहतास से अजीत कुमार की रिपोर्ट।
बढ़ते आगे, चैती छठ आस्था, श्रद्धा और खुशियों का पर्व है, लेकिन कई बार जरा सी लापरवाही इन खुशियों को मातम में बदल देती है। बिहार में चैती छठ के मौके पर नहाने के दौरान हुए दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली है। ये रिपोर्ट देखिए। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के दमराही घाट पर चैती छठ के दौरान बड़ा हादसा हो गया। गंगा में स्नान के दौरान 5 युवक डूब गए। घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत हिम्मत दिखाते हुए 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन 2 युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक युवक अब भी लापता है। मृतकों की पहचान कंकड़बाग थाना क्षेत्र के जोकीपुर निवासी 18 वर्षीय गणेश कुमार और 17 वर्षीय रोहित कुमार के तौर पर की गयी। मिलकर नहाने गया, वहाँ पर सब परवैती नहा के निकल गया ना, तक वो गमछी पहन के नहाए गलवा तक काली ना रे बउआ ओने दलदल हो बउआ ना नहाया आए हां तकाली ना क्यों ना नहाया बउआ, उधर दलदल सब माना करते हो पुलिस वाले ताकि ना चाची किनारे में नहाए चाची बच्चा चल गया ना नहाए बीचवा में चाची। बताया जाता है कि मोहल्ले के 5 दोस्त चैती छठ पूजा में शामिल होने दमराही घाट गए थे। इसी दौरान सभी प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग को पार कर गंगा में नहाने लगे। नदी की गहराई का अंदाजा नहीं होने की वजह से एक युवक डूबने लगा और उसे बचाने के दौरान सभी युवक गहरे पानी में चले गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए 2 युवकों को बाहर निकाला, लेकिन 3 युवक नदी में समा गए। इनमें से 2 की मौत हो चुकी है, जबकि 17 वर्षीय शिबू कुमार अब भी लापता है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गंगा में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। पूजा के दौरान किसी पड़ोसी के साथ गया था, दमराही घाट जो मरसलामी में पड़ता है, ये नहाने के क्रम में डूब गया। 2 लोग डूबा है, दोनों एक ही साथ गया था जी। दूसरा कोई बगल का ही है, उसको हम पहचान नहीं रहे। आज दिनांक 25/3/26 को सुबह करीब 7 सवा 7 बजे मालसलामी थाना क्षेत्र अंतर्गत दमराही घाट किनारे बैरिकेडिंग के आगे नहाने के क्रम में 3 व्यक्ति जो कंकड़बाग थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, जिनका नाम क्रमशः गणेश, रोहित एवं शिबू कुमार था, वे डूब गए, जिसमें से 2 व्यक्तियों को एसडीआरएफ के सहयोग से निकाला गया, जिन्हें एनएमसीएच भेजा गया, जहां चिकित्सक द्वारा उनके मृत्यु होने की पुष्टि की गई है। एक व्यक्ति की अभी भी तलाश एसडीआरएफ द्वारा खोज की जा रही है। वहीं आरा से भी ऐसी ही खबर सामने आई, जहां बड़हरा के बबुरा थाना क्षेत्र स्थित विशुनपुर छठ घाट पर नहाने के दौरान 4 युवक नदी में डूब गए। स्थानीय लोगों ने 2 युवकों को सुरक्षित निकाल दिया, जबकि 2 युवक अब भी लापता हैं। सूचना मिलते ही प्रशासन और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और लापता युवकों की तलाश शुरू कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखा। चैती छठ जैसी आस्था और श्रद्धा के पर्व पर हुए इन दर्दनाक हादसों ने कई परिवारों की खुशियों को पल भर में ही छीन लिया। घटनाओं ने एक बार फिर से हमें चिताया कि त्योहारों के दौरान जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि नदी या तालाब में स्नान करते समय सुरक्षा नियमों का पालन करें और बैरिकेडिंग के भीतर ही रहें, क्योंकि सावधानी ही ऐसे हादसों से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा के साथ आरा से चंदन की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको बेगूसराय से दिखाते हैं, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक युवक हथियार लेकर जिला परिषद सदस्य के घर में घुस गया। युवक पर स्थानीय जिला परिषद सदस्य के घर पर गोलीबारी करने का आरोप है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे घेरकर जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक के पास बरामद कट्टे और हाथ में डंडा दिखाई दे रहा है। पुलिस ने युवक के पास से कई कट्टे बरामद किए हैं। वहीं मामले में लगभग 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और 2 को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी निखिल कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर मामले की जांच जारी है। मोहम्मद मुर्तजा, जो नया टोला मोहनपुर थाना मुफस्सिल के रहने वाले हैं, उनके लिखित आवेदन के आधार पर मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और
इसमें जो है कुल 9 नामजद अभियुक्त को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हो गई है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर आपको खगड़िया से दिखाते हैं, जहां गोगरी थाना क्षेत्र में बच्चा चोर होने के आरोप में एक युवक की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। अब पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बुर्का पहनकर युवती के भेष में युवक एक घर में घुसा था। आवाज पुरुष जैसी लगने पर घर वालों ने युवक को पकड़ लिया और नकाब हटाकर बच्चा चोर होने के शक में भीड़ ने उसे पीटा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल में इलाज कराया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और अब खबर पटना से है, जहां गोपालपुर थाना क्षेत्र के रामाचक बैरिया कचरा डंपिंग यार्ड में एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जाता है कि वो कचरे की छंटाई कर रहा था, तभी अचानक मशीन की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजन और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और डंपिंग यार्ड के संवेदक पर लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दर्दनाक हादसे ने सहरसा के 3 परिवारों को गहरा जख्म दिया है। फाफा मऊ के कोल्ड स्टोरेज में सोमवार की गैस की पाइपलाइन फट गई थी। तेज धमाके के बाद बिल्डिंग का हिस्सा ध्वस्त हो गया, जिसमें कई मजदूर दब गए। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक मजदूर प्रयागराज का जबकि 3 मजदूर सहरसा के सलखुआ प्रखंड के गांव के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान मसिंदर कुमार सादा, ज्योतिष सादा और बिल्ट चौधरी के रूप में हुई है। बुधवार को जब तीनों शव गांव पहुंचे तब पूरे इलाके में मातम पसर गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में शोक की लहर। सुपौल में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की है। विभाग की टीम ने कार से विदेशी शराब और बियर बरामद की। कार्रवाई के दौरान तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस को बंगाल से कार के जरिए शराब की बड़ी खेप लाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद नाकेबंदी की गई और इसके बाद भी तस्कर पुलिस को चकमा देते हुए पिपरा तक पहुंच गए। भागने के दौरान उत्पाद विभाग की गाड़ी को टक्कर मार दी। इसमें कार का अगला टायर ब्लास्ट हो गया। गाड़ी की जांच के दौरान कुल 404 लीटर शराब बरामद की गई है। पुलिस फरार तस्करों की तलाश में जुट गई है। टीटीआई के पास जो पुल है, उस पुल में हमारी गाड़ी यहाँ से जा रही थी। गाड़ी में उसने क्या किया कि टक्कर मारा, टक्कर मार के पुल से टकराई गाड़ी। उसके बाद गाड़ी आगे भगा करके वो टीटीआई चौक पर खड़ा करके उस पर जो भी व्यक्ति थे निकल कर भाग गए। कुल विदेशी शराब जो थी वो 324.36 लीटर और बियर की मात्रा 80 लीटर पाई गई और इस प्रकार कुल शराब जो थी बियर सहित 404.36 लीटर बरामद हुई। इस गाड़ी पे जो नंबर प्लेट लगा हुआ है अररिया ज़िले का है, लेकिन गाड़ी के अंदर एक वेस्ट बंगाल का भी नंबर प्लेट बरामद हुआ है। इसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं।